नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एलकेएम स्टडी में। और मैं हूं लवकुश मिश्रा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th का मैथ चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स वास्तविक संख्याओं का वीडियो लेक्चर शुरू करेंगे। और सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, उसके बाद इसके एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो चर और अचर संख्याएं होती हैं वो क्या होती है, थोड़ा देख लेते हैं। जैसे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास जो संख्याएं होती हैं चर राशियां, ये चर राशियां क्या होती हैं? अगर हम चर राशियों की बात करें तो वह राशियां जो बदलती रहती हैं उसे हम चर राशियां कहते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला की आप देखें ABCD कामा डॉट डॉट XYZ, शुरू से 3-4 अचर राशियां होती हैं, अचर राशियां, और लास्ट से 3-4 अक्षर चर राशियां होती हैं। चर राशियां क्लास 10th से लेकर क्लास 9th से लेकर 10th तक जो चर राशियां प्रयोग की जाती हैं वो कहां तक प्रयोग किया जाती है, जरा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए क्लास मुख्य रूप से अगर चर राशि की बात करें तो मुख्य रूप से XYZ ही होते हैं, 3 चर। और अचर मुख्य रूप से लिखते हैं लोग ABC। मुख्य रूप से ये 3 होती हैं अचर, और मुख्य रूप से ये होती हैं चर। अब हमने जो डिफिनीशन बताया चर राशि की डिफिनीशन, वे राशियां जिन्हें परिवर्तित किया जा सकता है अर्थात बदला जा सकता है उसे हम चर राशि कहते हैं। और अचर राशियां में वह राशियां जो कभी बदली नहीं जा सकती, कभी चेंज नहीं की जा सकती, ठीक है, उनके मान में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसे हम अचर राशियां कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग अचर राशि की बात करें तो देखिए, अगर अचर राशि लिखे हम अचर राशियां, इसकी डिफिनीशन एक बार फिर से समझिए। वे राशियां जो कभी बदलती ना है, चंद टरे सूरज टरे, लेकिन ये अपने मार्ग में कभी परिवर्तित नहीं करेंगे। चंद देखो, चंद्रमा 15 दिन आपको दिखाई पड़ेगा रात में और 15 दिन नहीं दिखाई पड़ेगा। सूर्य सुबह से लेकर शाम तक दिखाई पड़ेंगे लेकिन रात में नहीं। तो अभी चंद्रमा और सूरज टर जाएंगे, लेकिन ये अचर राशियां, अचर राशियों का मतलब है ए रहेगा तो ए ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, 6 नहीं हो जाएगा। लेकिन चर राशियां बदल जाती हैं, इसलिए ये अचर राशियां कभी बदलती नहीं हैं। मैंने कहा मुख्य रूप से अचर राशियां अगर कोई पूछ लिया आपसे तो ABC बोलेंगे मुख्य रूप से। लेकिन अगर पूर्ण रूप से हम अचर राशियों का नाम बताएं तो देखिए ABCDEFGHIJKLMNO, ठीक है, PQRS। मुख्य रूप से अभी O तक ध्यान दीजिएगा, O तक हम
अचर राशियों में प्रयोग करते हैं। 9th से लेकर, याद रखिएगा, 9th से लेकर 12 तक, ए से लेकर ओ तक अचर राशियां यूज की जाती हैं। और अचर राशियों में क्या क्या हो सकता है? और अचर राशियों में या 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 डॉट डॉट डॉट। अनंत नहीं, अनंत जो है अचर राशियां नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, अनंत अनिर्धारित राशियां हैं। अगर यहां पे कोई इनफाइनाइट लिख देता है तो समझ लीजिए वो गलत है, इसलिए अनंत कभी नहीं लिखेंगे। गलती से भी अनंत को नहीं लिखना है। हमेशा हमेशा आपको 1 2 3 9 तक लिखिए, और 1 2 3 यानी 9 से जो राशियां बनती हैं वो भी अचर राशियां बोली जाएंगी, अनंत को छोड़ दीजिए। अब देखिए, ये तो हमारा रहा अचर राशि। और क्या अचर हो सकता है? क ख ग घ, ये भी आपके नाम भी अचर होते हैं, क्योंकि आपके नाम बदले नहीं जा सकते। एक ही नाम, लाइफ में एक ही नाम ओरिजिनल होता है। बाकी घर का आप चाहे जैसे कल्लू मल्लू वगैरह वगैरह जो भी रख देते हैं वो आपके अपने ऊपर होता है, ठीक है ना। जैसे अभी कैसे रखते जरा घर में देखिए। अभी घर में मान लीजिए कोई काला आदमी है, सांवला ज्यादा है, तो उसका नाम कल्लू रख देंगे, ठीक है। कुत्ते की तरह देख रहा है, कुत्ते का व्यवहार कर रहा है, उसका नाम चिंटुआ रख देंगे। तो नाम आप अपने घर के लिए कुछ भी किसी को चिढ़ाने के लिए रख सकते हैं, लेकिन ओरिजिनलिटी नाम जो आपके स्कूल में ऐड किए जाते हैं, ठीक है, मार्केट में जो यूज किए जाते हैं वो कभी बदलने वाले नहीं हैं। तो वो होते हैं हमारे चर राशि। ये कभी बदलते नहीं हैं। अचर राशियाँ कभी बदलती नहीं है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब हम चर राशियों की बात करते हैं। इसकी डिफिनीशन फिर समझिए मेरे प्यारे बच्चों। वे राशियां जिन्हें कभी भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता उसे हम अचर राशियां कहते हैं। जैसे ए बी सी डी, कहां तक? ओ तक, या गिनती वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से। और इनसे जो संख्याएं बनेंगी वो भी एक अचर होंगी। अनंत इसमें बिल्कुल मत लीजिएगा। अब हम लोग चर राशियों के बारे में जानते हैं। चर राशियां क्या होती हैं जरा समझते हैं। चर राशियां वे राशियां जो बदलती रहती हैं, परिवर्तनशील राशियों को चर राशियां नाम दिया गया है। जैसे देखिए, ओ तक तो मैंने अभी बताया कि अचर होता है, ओ तक हमारा अचर होता है। अब ओ के बाद, ठीक है, यम एन ओ, पी से चालू करो, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये कौन सी राशि है मेरे प्यारे बच्चों? यह एक चर राशियां हैं और इनको कभी बदला नहीं जा सकता। अब आप कहेंगे कैसे? तो हम देखिए ऐसे बता रहे हैं। सर, ये बदला जा सकता है, ठीक है ना, गलती से निकल गया। चर राशियां को बदला जा सकता है, इनको कभी भी बदला नहीं जा सकता। अब आप इनको कहिए वे भौतिक राशियां जो सदैव बदलती रहती हैं, परिवर्तनशील राशियों को चर राशियां कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले ली मेरे प्यारे बच्चों, x² + 5x + 6 = 0, ठीक है। अब इसका देखिए, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब हम ये निकालेंगे कि आप कोई भी द्विघात समीकरण में जब पढ़ते हैं तो वहां पे क्या रखते हो? x = 2 रख देते हो, x = 3 रखते हो कि नहीं? तो जब x = 2 रखोगे तो इसका मान कुछ आएगा, x = 3 रखोगे इसका मान कुछ आएगा। तो ऐसी राशियां जो होती हैं वो परिवर्तनशील राशियां हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा ये जानते हैं अनिर्धारित राशियां। जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम बताएंगे अनिर्धारित राशियां क्या होती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मार्केट में कुछ नया हो जाए। मार्केट में कुछ नया का मतलब, अब देखिए हम ऐसी चीज बता रहे हैं जो शायद आपको पता होगा पहले से, अगर नहीं पता होगा तो यहां पता कर लीजिए। अनिर्धारित राशियां, अनिर्धारित राशियां, ये क्या होता है? अनिर्धारित।
ऐसी राशियां जिसका निर्धारण न किया जा सके, जिसकी गणना न की जा सके, उसे हम अनिर्धारित राशियां कहते हैं। फिर समझिए, ऐसी राशियां जिसका निर्धारण न किया जा सके, जिसकी गणना न की जा सके, उसे हम अनिर्धारित राशियां कहते हैं। ऐसे देखिए, जैसे हमारे पास है कुछ ऐसी राशियों का नाम हम दे रहे हैं, ठीक है, वो अनिर्धारित राशियां ही आपको नजर आ रहेंगी। कुछ चीज थोड़ा यहाँ पे जनरल नॉलेज में जरा देखिए, जैसे आप शून्य तो पढ़े होंगे, ठीक है, शून्य तो पढ़े होंगे, और ये शून्य की घात अगर हम शून्य रख दें तो यह एक ऐसी राशि हो जाती है जिसको हम बदल नहीं सकते। अब इसका मान अगर आपसे कोई पूछ ले शून्य के घाते शून्य लिख दे तो ये कभी भी शून्य के बराबर नहीं होता है। अगर बाय द वे मान लीजिए गलती से लिख भी दिया ना तो बकलोल है। बकलोलवा अगर जीरो लिख दिया, जीरो के घाते जीरो लिख दिया तो इसको कुछ आता जाता नहीं है। अगर जीरो के घात जीरो, ये जीरो के घात जीरो हमेशा यही रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखिए, जो बदले ना वही है अनिर्धारित राशियां। जिसका निर्धारण न किया जा सके उसे हम कहते हैं अनिर्धारित राशियां। दूसरी चीज ये हमारा शून्य है, एक पूर्ण संख्या होता है। अगर शून्य में शून्य का भाग दें तो इसका जो मान आता है वो यही होगा। अगर कोई बकलोल अगर शून्य लिख दिया तो समझ लीजिए उन्होंने गलत किया। तो शून्य बटे शून्य जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वह इतना ही होता है, शून्य बटे शून्य, क्योंकि यह एक अनिर्धारित राशियां हैं और अनिर्धारित राशियां कभी भी बदलती नहीं है। हमारे मार्केट की सबसे अनिर्धारित राशियां जिसका कोई निर्धारण ना किया जा सके, इस चीज को याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अगला देखिए, अगर हम शून्य में किसी भी संख्या का भाग दें, एक का, कोई भी प्राकृतिक संख्या ले, एक का भाग देते हैं तो हमें क्या मिलता है, शून्य, ठीक है, ये तो निर्धारित है। लेकिन अगर इसी का अपोजिट कर दें, व्युत्क्रम कर दें, एक में अगर शून्य का भाग देते हैं तो हमें इनफाइनाइट प्राप्त होता है। और आप जानते हैं इनफाइनाइट एक ऐसी राशि है जिसका निर्धारण नहीं किया जा सकता, अर्थात इसे बदला नहीं जा सकता। तो ऐसी राशियों को हम अनिर्धारित राशियां कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इस चीज को दिलो दिमाग में याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट ओर चलते हैं। चलिए भाई, मार्केट में कुछ नया हो जाए, आइए देखते हैं। एक में अभी आप एक जोड़ते हैं तो कितना पाते हैं, दो, ठीक है। चलिए यच फार हम लेते हैं हाथी, एक हाथी में एक हाथी जोड़ेंगे तो मिलेगा दो हाथी, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। चलिए दो में दो जोड़ते हैं तो कितना मिलता है, दो धन दो यानी चार, ठीक है। एक कुत्ता में एक कुत्ता जोड़ोगे मेरे प्यारे बच्चों तो आ जाएगा दो कुत्ता, ठीक है, ये भी सही चला। लेकिन अगर हम एक अनंत में एक अनंत जोड़ दें तो आपके हिसाब से ये दो अनंत हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये क्या है, यह एक अनिर्धारित है, यह भी एक अनिर्धारित है। जब ये अनिर्धारित राशियां हैं तो ये बदली जा सकती हैं क्या, इसलिए ये सेम रहेगी, ये जोड़ी नहीं जाएंगी। अनंत धन अनंत, दो अनंत जो आपने लिखा है वो गलत लिखा है, इसलिए अनंत धन अनंत बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये सेम होगा, ये कभी बांटी नहीं जा सकती। दूसरी चीज जरा देखो, अगर हम अनंत में अनंत घटा भी देना तो इसका कोई निर्धारण नहीं है, इसका भी कोई निर्धारण है, तो बदलेगा कहाँ से, ये घटने वाला है ही नहीं, क्योंकि अनंत कभी घटेगा ही नहीं। एक अनंत में एक अंक घटा एक सेम रहेगा, बदलने वाला नहीं है। एक में एक आप घटाते हैं कितना पाते हो, जीरो पाते हो। दो में दो घटाओगे जीरो पाएगा, लेकिन अनंत में अनंत घटा दो सेम रहेगा, घटने वाला है ही नहीं, क्योंकि यह निर्धारित राशि है। अनिर्धारित राशि तो घटेगा है नहीं, तो आपने कैसे घटाया, आपने घटा दिया, जीरो लिया दिया, तो गलत है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए अनंत माइनस अनंत ये हो गया हमारा, सेम रहेगा, बदलने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर आपने गलती से दो में दो का गुणा करते हैं तो कितना पाते हो, दो का स्क्वायर, क्लियर है। तीन में तीन का गुणा करते हो तो पाते हो तीन का स्क्वायर।
अगर हम अनंत में अनंत का गुणा कर दें गलती से तो क्या ये हो जाएगा अनंत का स्क्वायर? नहीं, ये कभी नहीं होगा, ये सेम रहेगा। अनंत गुणे अनंत ये कभी बदलने वाला नहीं है, क्योंकि यह एक अनिर्धारित राशियां हैं और अनिर्धारित राशियां कभी बदलती नहीं हैं। दूसरी चीज देखिए, अगर हम अनंत में अनंत का भाग दें तो क्या मिलेगा? जैसे 2 में आप 2 का भाग देते हो तो कट के 1 आ जाता है। चलो 3 में 3 का भाग दोगे तो कटने के बाद क्या आ जाएगा? 1। ऐसे ही अनंत में अनंत का दे दे तो कटने के बाद 1 हो जाना चाहिए आपके हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों ये जो है बदलने वाली राशियां नहीं है, ये सेम ही रहेगी। अनंत बटे अनंत बराबर अनंत बटे अनंत होगा, ये बदलेगा नहीं। तो ये हमारा हो जाएगा अनंत बटे अनंत, ये सेम रहेगा। अच्छा, इसका मान थोड़ा हल सॉल्व कर लेते हैं। मान देखिए, चलिए मेरे प्यारे बच्चों एक बार फिर से हो जाए कुछ नया मार्केट में। तो यहाँ पे देखिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे अनंत बटे अनंत की वैल्यू क्या होती है। देखिए अभी हमने अनंत की जो वैल्यू निकाली थी वो निकाली थी 1/0, ठीक है। इसकी भी वैल्यू होती है 1/0। अब देसी तरीके से अगर अंदर अंदर और बाहर बाहर का गुणा कर दोगे तो 0 में 1 का गुणा करोगे 0 नजर आएगा, और इधर इधर कर दोगे तो भी 0। यानी ये क्या है? अनिर्धारित। ये क्या है? अनिर्धारित। जब अनिर्धारित में अनिर्धारित बदला तो कुछ हुआ का? अरे ये भी पापी ये भी पापी, जब दोनों पपिये ही हैं तो कहां से यहां सही हो गया भाई? ये दोनों असत्य हैं या फिर दोनों को सत्य मानो? जब दोनों अनिर्धारित हैं तो बदलने की बात ही कहां है यहाँ पे? यानी ये जो है अनंत बटे अनंत ये बदलने वाली राशि नहीं है। तो यहाँ पे जो मैंने कुछ चीज़ों को आपको दिखाया है, जैसे देखिए 1 के घात 0 अगर आ जाता है तो उसका मान आप लिखते हैं 1, 2 के घात 0 आ जाता है तो भी उसका मान 1, 3 के घात 0 1, हाथी के घात 0 याद रखिएगा, हाथी के घात 0 बराबर 1, घोड़ा के घात 0 बराबर 1, पापा के घात 0 बराबर 1, आपकी घात 0 बराबर 1, किसी का घात 0 बराबर 1, लेकिन 0 का घात 0 बराबर अनिर्धारित हो जाएगा, ये बदलेगा नहीं। इस चीज को याद रखिएगा, इस चीज को कभी भूलिएगा नहीं। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग वास्तविक संख्याओं के बारे में जानते हैं, रियल नंबर्स के बारे में। रियल, इसी में हम जो है संख्याओं के कई रूप जानेंगे, जैसे वास्तविक संख्याएं हो गया, ठीक है, पूर्ण संख्याएं हो गया, फिर पूर्णांक जानेंगे, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है, और वास्तविक संख्या क्या होती है। तो यहाँ पे हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के बारे में सबसे पहले जानते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं उसे हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। फिर समझिए, ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं उसे हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल की अगर बात करें, ये ईजी हमने यहाँ पे लिखा है, ईजी का मतलब होता है एग्जाम्पली ग्रेसिया, एक ग्रीक शब्द है। तो ईजी बराबर 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट, इन्फिनिटी नहीं मत लिखना, क्योंकि इन्फिनिटी जो है अनिर्धारित राशियां हो जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इससे बनी सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इस चीज को याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर ये हो गया हमारी प्राकृतिक संख्याएं। अब हम लोग पूर्ण संख्याएं जानते हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? देखिए पूर्ण संख्याएं वह संख्या जो 0 से शुरू होती है उसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं, ठीक है ना। वह संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं, 0 से का मतलब है 0 से शुरू होती हैं, ऐसी संख्याओं को हम लोग पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पर 0 1 2 प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से।
तो इस चीज़ को याद रखिएगा, कभी भी भूलिएगा नहीं। आगे जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पे इसका नंबर 1 कर देते हैं, ये 2 हो जाता है। 3 नंबर देखिए, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं जरा इसका, इंटीजर क्या होते हैं। देखिए जो इंटीजर होता है 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7, और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट, और यहाँ पे डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट। तो यहाँ पे हम अब कहेंगे कि अगर हम इधर से इधर जाएंगे तो हमें धनात्मक पूर्णांक मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ये धनात्मक पूर्णांक होता है, ये हमारे धनात्मक पूर्णांक में आते हैं। +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। अभी कोई चीज़ अगर 2 लिखा है उसका चिन्ह दिख नहीं रहा है तो उसको हम मानेंगे हमेशा ये धनात्मक में होता है, ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिएगा, अगर हम इधर आए, इस तरफ बाईं ओर आते हैं तो ये हो जाता है हमारा ऋणात्मक पूर्णांक, याद रखिएगा, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। शून्य के दाईं ओर जो है धनात्मक होता है और बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक होता है। और जो शून्य होता है, शून्य न तो धनात्मक होता है, न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक होता है मेरे प्यारे बच्चों। शून्य का अपना चिन्ह निश्चित नहीं होता कि ये किसमें है, ठीक है ना, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, शून्य ना ही धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। अगर हम शून्य के दाहिने ओर चलेंगे तो धनात्मक पूर्णांक मिलेंगे, अगर हम शून्य के बाईं ओर चलेंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक मिलेंगे, ठीक है ना। आगे हम लोग अगर आगे बढ़ें, अब हमारा अगला जो पॉइंट है वह है 4 नंबर। फिर हमारा जो 4 नंबर है वो है परिमेय संख्या, ठीक है ना, परिमेय संख्याएं। जरा परिमेय संख्याओं के बारे में समझते हैं। ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं उसे हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। और यहाँ पर देखिए, अगर हम परिमेय संख्या का एक कंडीशन है, जो नीचे वाली वैल्यू कभी भी शून्य नहीं होगी। अगर नीचे वाली वैल्यू शून्य हो जाएगा तो हमने अभी बताया था अनिर्धारित राशि बन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है मेरे प्यारे बच्चों, ये अगर P/Q के रूप में कोई भी संख्या लिखी हुई है तो वो कभी भी Q का मान शून्य ना हो, ना हर की वैल्यू कभी भी शून्य ना हो। अगला जो इसका एग्जाम्पल है, जैसे देख लेते हैं, जैसे 1/2, 3/2, 5/4, या फिर हम 6 को ले सकते हैं। 6 भी एक परिमेय संख्या होता है क्योंकि इसका बटा 1 है, यह P/Q के रूप में लिखा है। 22/7 यह भी एक परिमेय संख्या होता है। लेकिन अगर पाई हम लिख दे, केवल पाई लिख देते हैं तो यह क्या हो जाता है, अपरिमेय हो जाता है। अब उसका मान लिखते हैं तो परिमेय, लेकिन अगर केवल पाई लिखते हैं तो यह अपरिमेय हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो ये परिमेय संख्याएं हैं कंप्लीट होती हैं। अब इसका देखिए, इसकी डिफिनीशन क्या लिखेंगे, वह संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। आगे देखिए, आगे हम लोग बात करेंगे अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जरा इसको समझते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, उसे हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। यानी अगर P/Q के रूप में आप न लिख पाएँ तो जो संख्या बनेगी वह एक अपरिमेय संख्या। जैसे पाई, अभी मैंने बताया पाई एक
अपरिमेय संख्या होता है। √2 भी एक है, क्योंकि देखो 1.41, ठीक है ना। तो ये जो डॉट डॉट में है मान आता जाए आता जाए आता जाए और अनंत बार ऐसे चले जाए तो वह एक अपरिमेय संख्या होता है। √3 भी एक अपरिमेय, √5 ETC एक्सेट्रा माने होता है इत्यादि। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर होती है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? रियल नंबर से क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं उसे हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। फिर समझिए, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्याएं एवं अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं उसे हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे परिमेय संख्या हमारा ये है, वास्तविक संख्या हमारा ये है, तो यहाँ पर जो ये संख्या बन गई है ना मेरे प्यारे बच्चों, वह है कि क्या है? वास्तविक संख्याएं। तो यहाँ तक हमारा जो अपना इस तरीके से कॉन्सेप्ट है ये वास्तविक संख्याएं हो गया। और ठीक है ना, वास्तविक संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इस तरीके से ये सभी संख्याएं यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। तो फटाफट अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग जानेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। जब हम किसी भी चीज़ का एक ही स्टेप में भाग दे देते हैं तो वो होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वही चीज़ बार बार मतलब कई स्टेप में जब होता है तो वो होता है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पर देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का मतलब है कि जैसे हम कोई भी संख्या ले लें, ठीक है ना। ये एक चीज़ आपने पढ़ा होगा शायद, ये देखिए क्लास 7th में 6 में ही ये पढ़ा देते हैं कि यहाँ वाली जो भाग होती है उसे हम भाज्य कहते हैं, ठीक है। और यहाँ वाली जो भाग होती भागफल इसे कहा जाता है। ये होता है भागफल और ये होता है हमारा भाजक, ठीक है। और यहाँ पे घटाने पे जो चीज़ बचता है वो होता है शेष फल। अब इस चीज़ को अगर हम ले आए तो यहाँ पर लिख देते हैं भाज्य बराबर भाजक, यानी उत्तर की जांच करना हो तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल, गुणते भागफल प्लस शेष फल। देखो अब हम क्या करेंगे कि अगर हम यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक राशि भाज्य जो लेते हैं वो स्मॉल ले लेते हैं, ठीक है, यानी स्मॉल कोई धन पूर्णांक है, और जो भाजक लेते हैं वो b और भागफल q, और यहाँ पे जो रिमाइंडर लेंगे वो शेषफल हो जाएगा। ये हमारा शेष फल है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर निकालें a बराबर निकालें तो a बराबर हो जाएगा b में q का गुणा करोगे तो bq प्लस r। यही चीज़ हमारा बताता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। जब कोई चीज़ बार बार भाग देते रहे, बार बार वही चीज़ रिपीट होता रहे और 2-3 स्टेप के बाद उसका जो वैल्यू आए वो आए, तब जो है वो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है। इसके बाद का जो स्टेप होता है मेरे प्यारे बच्चों वह ज़रा देख लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर ले लें, ठीक है, एग्जाम्पल ले लें और ले लिया जाए कि कोई चीज़ है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 15 हो जाए, ठीक है। 15 में 2 का भाग देंगे, क्लियर है। तो 2 का पहाड़ा पढ़िए, 15 से ज़्यादा 2 सत्ते 14, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा 2 सत्ते 14 और यहाँ पर घटाएंगे 1 बचेगा। अभी तो कितना आया, ये इतना आया ना, यानी इस चीज़ को हम ऐसे लिखेंगे, तब तक भाग करेंगे जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाए। अब जो यहाँ पे शेष आया है
उस चीज़ को हम मान लेंगे भाजक, और जो ये भाजक हुआ था अब भाज्य बन जाएगा अगले स्टेप में। अब 1 का पहाड़ पढ़िए, देख कितनी बार में 2 और 1 दुक्के 2, 2 बार में आ गया। तो यहाँ पर जब घटाएंगे तो कुछ नहीं आएगा 0, यानी रिमाइंडर 0 आ गया, और 0 कौन ले आया, 1 ले आया। तो यहाँ पर जो 1 होगा हमारा 15 और 2 का जो HCF होगा मेरे प्यारे बच्चों वह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। याद रखिएगा, जब भी एल्गोरिथम के सिस्टम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालने के लिए कह दे तो आपको ऐसे ही डिवाइडेशन करना है। और कई स्टेप जब करेंगे ना, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है जरा इसे समझ लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मतलब है कि अभी मैंने जो भाग दिया ना वो कितने स्टेप में आया, 2। तो यहाँ देखो ऐसे लिखेंगे 15 बराबर 2 × 7 धन कितना शेषफल आया था, 1। तो यहाँ पर आपने देखा कि r की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। जब तक r की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी तब तक ये स्टेप जारी रहता है। अब देखो अगला स्टेप क्या है, यहाँ पे फिर लिखेंगे 2 बराबर 1 में 2 का गुणा करो, 1 × 2 धन, ठीक है। यहाँ पे शेषफल क्या आया, 0, यानी r बराबर 0 आ गया ना। अब 0 ले आने का काम कौन किया है, 1 किया है। तो यहाँ पर लिख देंगे HCF बराबर 1, यही हो जाता है हमारा आंसर। ऐसे ही हम हर सवालों को प्रश्नावली 1.1 के हर सवालों को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से सॉल्व करेंगे। दूसरी चीज़ मेरे प्यारे बच्चों, वहाँ पे आप कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप ये भी सूत्र याद रखिए जो आपने क्लास 7th में पढ़ा है। देखिए जैसे हमारे पास a+b का होल स्क्वायर का यूज आएगा तो ये सूत्र होता है a² धन b² धन 2ab, इस चीज को याद रखिएगा। दूसरी चीज a - b का होल स्क्वायर बराबर आ जाए तो a² + b² - 2ab भी लिख दीजिएगा, ठीक है। मान लेते हैं अगर ये वाला आ जाता है a² - b² का उपयोग आ जाता है तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं a + b a - b लिख दे रहे हैं। फिर 4 नंबर में अगर लिखें, जैसे हमारे पास आ गया a + b का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा a³ + b³ + 3ab और कोष्टक में a + b, ठीक है ना। फिर जो है अगला नंबर है a - b का होल क्यूब बराबर a³ - b³ - 3ab कोष्टक में a - b। यहाँ तक जो मैंने अभी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया, ठीक है ना, उस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर इन सभी कॉन्सेप्टों को आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो हमारे प्रश्नावली 1.1 को लगाने के लिए हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ज़्यादा खोपड़ी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और हम आसानी से हर सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो फटाफट आप इतने का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।